हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। आज की वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि कल के दिन होने वाले काफी सारे आईपीओ क्लोज, जिनमें से 3 तो रहेंगे मेन लाइन आईपीओ और बाकी 5 रहेंगे एसएमई आईपीओ। और उसी के साथ साथ एक एसएमई आईपीओ जो परसों के दिन क्लोज होगा, तो हमें वहां पर उसे भी आज के दिन ही स्टडी करना पड़ेगा क्योंकि हमारा जितना भी पैसा होने वाला है हमें इन सभी आईपीओ में एक साल प्रॉपरली यूज करना पड़ेगा। यानी कि 3 मेन लाइन आईपीओ हो चुके हैं और ये हमारे पास हो चुके हैं 6 एसएमई आईपीओ। तो इन सभी आईपीओ में क्या रहेगी रैंकिंग, उसे भी हम स्टडी आउट करने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ क्या रहेगा सभी आईपीओ में मेरा फाइनल डिसीजन, उसे भी हम स्टडी करेंगे। और कल के दिन होने वाली है एक्सीलेंट वायर्स एंड पैकेजिंग एसएमई आईपीओ की लिस्टिंग, तो वहां पर क्या रहेगी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी, उसको भी हम स्टडी आउट करने की कोशिश करेंगे। तो अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर हम सबसे पहले आज के दिन का एफआईए और डीआई डाटा चेकआउट करते हैं, तो वहां पर डीआईए ने 150 करोड़ की बाइंग करी है और वहीं पर एफआईए ने 1150 करोड़ की बाइंग करी है। नेट में बाइंग का फिगर अच्छा फिगर है जो हमारे लिए और मार्केट के लिए पॉजिटिव हो जाता है। अब अगर हम सबसे पहले ना एसएमई आईपीओ की लिस्टिंग की बात कर लेते हैं क्योंकि हमारे आईपीओ वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर मैं बात करूं इस आईपीओ में एक्सीलेंट वायर्स की, तो पर्सनली मैंने इस आईपीओ को अप्लाई नहीं किया था, बट अगर ये आईपीओ मेरे पास होता तो जैसा कि मेरी हर एसएमई आईपीओ में लिस्टिंग स्ट्रेटेजी होती कि जैसी वो आईपीओ लिस्ट होता है मैं वहां पर इमीडिएटली बुक करने की कोशिश करता हूँ। मेरा काम होता है लिस्टिंग लेना एसएमई आईपीओ में, मिला तब भी ठीक, नहीं मिला तब भी ठीक, मैं एक बार के लिए वहां से एग्जिट हो जाता हूँ। चाहे उसके बाद वो आईपीओ डबल हो रहा हो, ट्रिपल हो रहा हो, आधा रह रहा हो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जनरली हमें एसएमई आईपीओ में सर्किट देखने को मिल जाते हैं, अपर सर्किट या लोअर सर्किट। क्या लगना कंफर्म है? कोई कंफर्म नहीं है। अगर लगेगा तो कौन सा लगेगा किसी को भी नहीं मालूम, वो प्योरली और प्योरली मार्केट को पता है। हालांकि हमें अपर सर्किट में बेशक मजे आते हैं और हमारा प्रॉफिट भी डे बाय डे इंक्रीज होता रहता है, बट ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर वहां पर लोअर सर्किट लग गया तो हमें दिक्कतें होनी शुरू हो जाती है और वहां पर हमारा प्रॉफिट भी कम होना शुरू हो जाता है। तो इस वजह से मैं इन सर्किट के चक्कर में नहीं पड़ता हूँ और वहां पर इमीडिएटली बुक करने की कोशिश करता हूँ। बट ये मेरे रूल्स बने हुए हैं एसएमई आईपीओ में। आप लोग अपने रूल्स अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और माइंडसेट के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही बनाइएगा। अब अगर हम बात करते हैं हमारे आईपीओस की, तो सबसे पहले अगर मैं मेन लाइन आईपीओस की बात करूं तो वहां पर 3 मेन लाइन आईपीओस कल के दिन क्लोज होने वाले हैं। पर्सनली मैं तीनों ही आईपीओस को अप्लाई करने वाला हूं अपने हर फैमिली मेंबर के अकाउंट से। बट एक आईपीओ को मैं बिग एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई कर सकता हूं और वहां पर वो आईपीओ कौन सा होगा, नॉर्दर्न आर्क होगा या आर्क रेड होगा, क्योंकि इन्हीं दोनों आईपीओ में से मैं किसी एक आईपीओ को बिग एचएनआई में कैटेगरी में अप्लाई करूंगा। और बेस्ड ऑन दैट कि किस कैटेगरी में बिग एचएनआई में कम फिगर देखने को मिलेगी, नियर अबाउट 230 पौने 3, उसके बेस पर जो भी फिगर मुझे देखने को मिलते हो कम वाला उस पर अप्लाई कर दूंगा क्योंकि वहां पर मुझे मिलने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज्यादा हो जाएगी एज कम्पेयर टू दूसरा आईपीओ। तो इस वजह से चाहे आर्क रेट का हमें कम देखने को मिले चाहे बिग एचएनआई का कम देखने को मिले, तो वहां पर उस अकॉर्डिंग मैं बिग एचएनआई कैटेगरी में उस आईपीओ को अप्लाई कर दूंगा। अगर हमारे पास पैसा है कि हम बिग एचएनआई में अप्लाई नहीं कर सकते बट स्मॉल एचएनआई में कर सकते हैं, क्या हमें वहां पर करना चाहिए? कर सकते हैं, बट वहां पर थोड़ा सा मिलने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा कम हो जाएगी एज कम्पेयर टू रिटेल कैटेगरी। तो वहां पर तो हमारी किस्मत काफी ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, तभी हमें वहां पर स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में मिलने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। अदरवाइज स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में सबसे ज्यादा सब्सक्रिप्शन देखने को मिलते हैं जिसकी वजह से वहां पर अलॉटमेंट मिलना काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। हाउएवर बाकी इन तीनों आईपीओ में से एक आईपीओ को छोड़कर मैं बाकी को रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करने वाला हूँ। ये मेरा फाइनल डिसीजन होने वाला है। आप लोग अपने फंड्स के अकॉर्डिंग अपना डिसीजन बना सकते हैं कि आपको कौन सी कैटेगरी में वो आईपीओ अप्लाई करना है, लेकिन आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई फाइनल एक्शन बनाना चाहिए। अब अगर हम बात करते हैं एसएमई आईपीओ, क्योंकि काफी सारे एसएमई आईपीओ हमें बैक टू बैक क्लोजिंग होते हुए देखने को मिलेंगे। पर्सनली मैं बात करूं तो मैं जहां पर कोई भी आईपीओ अप्लाई कर ही नहीं सकता क्योंकि मेरे पास इतना फंड रहेगा ही नहीं कि इन सभी आईपीओ को अप्लाई करने के बाद कि मैं वहां पर थोड़ा बहुत मेरे पास फंड बच जाए तो मैं उन आईपीओ को स्टडी कर सकूं। तो इस वजह से मेरे पास वहां पर फंड अवेलेबल नहीं रहेगा जिसकी वजह से मैं इन आईपीओ को अप्लाई नहीं करूंगा। बट हाँ, अगर मैं इनमें रैंकिंग की बात करूं तो सबसे पहली रैंकिंग पर आ जाएगा ओसेल डिवाइसेस, सेकंड पर आ जाएगा हमारा डेक्कन ट्रांसकॉन, थर्ड पर आ जाएगा पॉपुलर फाउंडेशन, फोर्थ पर आ जाएगा पैरामाउंट स्पेशलिटी, फिफ्थ पे आ जाएगा इन्वायरोटेक सिस्टम एंड सिक्स्थ पे आ जाएगा पिलेट्रो। बट ये रैंकिंग मैंने अपनी पर्सनल स्टडी के अकॉर्डिंग सभी फैक्टर्स को इंक्लूड करके ही दी है।
अगर मेरे पास फंड वहां पर अवेलेबल होता तो मैं वहां पर सिर्फ ओसीएल डिवाइसेस और डेक्कन ट्रांसकोर में ही थोड़ा सा अप्लाई करने की सोचता। अदरवाइज बाकी आईपीओस को मैं थोड़ा सा बीइंग एंड हाईली अग्रेसिव होकर ही प्लान करता, अगर वहां पर मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बैठता और वहां पर अच्छा खासा हमें सब्सक्रिप्शन एचएनआई और क्वालिफाइड की तरफ से भी देखने को मिल जाता। हाउएवर आप लोग कौन कौन सा आईपीओ अप्लाई करने वाले हो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा और साथ ही साथ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब अगर हम बात करते हैं सभी आईपीएस के जीएमपी की, तो ओसीएल डिवाइसेस का हमें देखने को मिल रहा है 68% का, डेक्कन का 51% का, आर्करेट का 66% का, वेस्टर्न कैरियर का 29% का, नॉर्दर्न आर्क का 60% का। बाकी आईपीएस का जीएमपी अपडेट नहीं हुआ है और वहां पर 0% का ही हमें देखने को मिल रहा है। अब अगर हम बात करते हैं हमारी मार्केट की, तो उससे पहले आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में किसी भी तरीके की कोई भी हेल्पलाइन की जरूरत है, जहां आप लोग चाहते हो कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब अगर हमारी मार्केट की बात करते हैं, तो यहाँ पर मार्केट ने हमारे लेवल के ऊपर गई, सस्टेन भी करा, बट यहाँ पर हमारा 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस खाया, जिसकी हमें रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। ये फिर हमारी सपोर्ट पर आई और जहां से ही हमें बाउंस देखने को मिल चुका था और हमारा वहां पर काम हो चुका था। अब अगर हम कल के लिए मार्केट की बात करते हैं, तो हमारे लिए अब मेजर सपोर्ट का काम करेगा 25,200 का लेवल, इसके आसपास आते तभी मैं वहां पर बाइंग करने की सोच सकता हूँ। और अगर हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं, तो 25,480 से 500 का लेवल हमारे लिए रेजिस्टेंस का लेवल होने वाला है। बट अगर हमारी एंट्री कहीं पर भी होती है, तो हमारा स्टॉप लॉस 30 पॉइंट से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। अगर हम नेक्स्ट एक्सपायरी में काम कर रहे हैं, अगर हम कल की एक्सपायरी में काम कर रहे हैं, तो वहां पर हो सकता है कि मार्केट एक छोटी सी रेंज में घूम जाए और वहां पर हमारा पूरा का पूरा प्रीमियम खा जाए। तो इस वजह से हमें वहां पर हमारे प्रीमियम के अकॉर्डिंग हमें हमारा स्टॉप लॉस देखना पड़ेगा। पर्सनली मैं ऑप्शन बाइंग में काम नहीं करता हूँ, बट अगर बाय चांस कहीं पर भी कॉल सेलर या पुट सेलर ट्रैप होते हुए देखने को मिले कल के दिन, स्पेशली सेकंड हाफ में, तो हमें वहां पर उस साइड हीरो जीरो ट्रेड भी देखने को मिल सकती है। तो वहां पर हमें प्रॉपर्ली ऑप्शन चेन डाटा को भी बैक टू बैक ट्रैक करते रहना पड़ेगा। जैसे कि मान लो कि 25,500 पर अच्छे खासे कॉल सेलर आ जाते हैं और वहां पर इस लेवल को क्रॉस कर जाती है और वहां पर इमीडिएटली हमें एक अच्छी मूव देखने को मिल सकती है। बट हमारे पास वो हीरो जीरो ट्रेड होते हैं, तो हमें हमारी क्वांटिटीज को बहुत लिमिटेड लेके चलना पड़ता है। बट हमने जहां पर जितनी भी चीजों को स्टडी करने की कोशिश करी है, वो सिर्फ एजुकेशन, लर्निंग एंड केस स्टडी पर्सपेक्टिव करी है। किसी भी तरीके की कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं है। फिर भी आप लोगों को कोई भी काम करना हो या कोई भी एक्शन लेना हो, तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।